गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास आरंभ करते हैं। जैसा कि आपको याद होगा, कल हमने तीसरा एक्सपेरिमेंट जो कि ऑप्टिक्स से रिलेटेड है वो स्टार्ट किया था। और इस एक्सपेरिमेंट का वैसे एक शॉर्ट में एक नाम है, न्यूटन रिंग कहते हैं हमें, लेकिन न्यूटन रिंग्स की मदद से कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा सकते हैं और हम यहाँ पर उनमें से एक एक्सपेरिमेंट की बात करेंगे। वो है डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय द हेल्प ऑफ न्यूटन रिंग। ठीक है, आप वर्चुअल लैब में भी जाके देखेंगे तो वहां पर आपको दो एक्सपेरिमेंट न्यूटन रिंग पे किए हुए मिलेंगे आपको। तो आपको याद होगा कल हम लोगों ने इसके थ्योरी के बारे में और न्यूटन रिंग का फॉर्मेशन कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम एक्सपेरिमेंट का जो है वर्चुअल लैब पर डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे कि वर्चुअल लैब पर इस एक्सपेरिमेंट को किस तरीके से किया जा सकता है। अगर किसी वक्त आपको कुछ सवाल पूछने की आवश्यकता हो, क्योंकि एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन है, तो आप अपना चैट बॉक्स ओपन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं आपका चैट बॉक्स लगातार देख रहा हूँ। ओके, तो कल हम लोगों ने न्यूटन रिंग के एपरेटस के बारे में बात की थी कि न्यूटन रिंग का जो एपरेटस होता है, एसेंशियली इसमें दो ही चीज होती हैं। एक तो होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है एक प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है, जो एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं। ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है ये हाई फोकल लेंथ का होता है, जिससे कि ग्लास प्लेट और लेंस के बीच में जो एयर फिल्म हो, जिसको इसमें येलो कलर से दिखाया गया है, वो काफी थिन हो। किस ऑर्डर की थिन हो? तो इस ऑर्डर की थिकनेस हो कि जितनी की वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स यूज्ड के बराबर, इतनी थिन है ना। तो ये इसके थिकनेस की बात हो गई। अब इसके ऊपर नॉर्मली लाइट पड़ सके, इसलिए एक अरेंजमेंट में एक चीज और जुड़ जाती है जिसे हम कहते हैं बीम स्प्लिटर। वो एक ट्रांसपेरेंट ग्लास शीट होती है जो 45 डिग्री एंगल पर झुकी होती है। सो ये तीन चीजें ही आपको, जब भी आपको मैं वर्चुअल लैब दिखाऊंगा तो आपको ये तीन चीजें दिखेंगी, ग्लास प्लेट, लेंस और उसके ऊपर ये बीम स्प्लिटर। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप एक एडिशनल यूनिट है जो कि इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए अलग से इस्तेमाल किया जाता है। इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द apparatus, ये एक अलग हिस्सा है। ये जो एक लेंस लगाया गया हुआ है, कन्वर्जिंग लेंस L लिखा हुआ है, ये लेंस भी न्यूटन रिंग apparatus का एसेंशियल पार्ट नहीं है। ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि अगर कोई पॉइंट सोर्स है तो पॉइंट सोर्स लाइट को पैरेलल किया जा सके, जिससे कि वो बीम स्प्लिटर पर पैरेलल इंसिडेंट हो और रिफ्लेक्ट होने के बाद जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो। तो अगर आप, क्योंकि देखिए वाइवा का क्वेश्चन भी बन जाता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप पॉइंट सोर्स या लाइन सोर्स के स्थान पर ब्रॉड सोर्स इस्तेमाल करें, तो अगर आप ब्रॉड सोर्स इसका डायमेंशन हो, इसकी लेंथ हो, इसकी विड्थ भी हो, ब्रॉड सोर्स अगर इस्तेमाल करें तो फिर आपको इस लेंस की, ये जो लेंस L लिखा हुआ है, इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, लेकिन जब हम थ्योरी में फिगर बनाते हैं तो जरूर बना देते हैं कि मान लीजिए कि ऐसा भी सोर्स से लेंस लगा, तो हो सकता है ब्रॉड सोर्स जहाँ इस्तेमाल होगा तो आपको ये लेंस नहीं दिखेगा। यानी अगर आप लैब में आए तो हो सकता है कि आपको ये लेंस L जो है ये नहीं दिखेगा, है ना, क्योंकि वहाँ पे ब्रॉड सोर्स इस्तेमाल किया गया है। तो थ्योरेटिकल बात क्या है और प्रैक्टिकल बात क्या है, दोनों में अंतर करना चाहिए। तो जब आप ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप से बीम स्प्लिटर जो कि ट्रांसपेरेंट है के थ्रू ग्लास प्लेट और प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के बीच में स्थित एयर फिल्म को फोकस करेंगे, फोकस करना पड़ेगा एयर फिल्म को। अगर आपका फोकस लेंस के ऊपर हो रहा, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर रहा तो भी नहीं दिखेगा, ग्लास प्लेट के अंदर या उससे नीचे रहा तो भी नहीं दिखेगा। आपको एयर फिल्म में फोकस करना होगा। अगर फोकस किया तो आपको सर्कुलर फ्रिंजेस दिखेंगी, और इन फ्रिंजेस के बारे में कुछ पॉइंट्स लेफ्ट साइड में देखिए लिखा हुआ है। द रिंग्स आर फ्रिंजेस ऑफ इक्वल थिकनेस लोकलाइज्ड इन द एयर फिल्म। एयर फिल्म में ही बनती है, इसलिए आपको वही फोकस करना पड़ेगा। एंड एज देयर रेडियाई इंक्रीजेस द सेपरेशन बिटवीन टू रिंग्स डिक्रीजेस। तो यहाँ पे देखिए जो रिंग बनाई हुई है, एक इलस्ट्रेशन है, उसको देखिए, वहां भी इस बात का ध्यान रखिएगा बनाते हुए कि जैसे जैसे रेडियाई इंक्रीज कर रही है, दो रिंग्स के बीच का जो सेपरेशन है वो घट रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट है, एक्सपेरिमेंट अरेंजमेंट है, और इस फिगर को आपको ड्रॉ करना होगा जब कभी भी आप रिकॉर्ड में आप इसको लिखें। ठीक है, तो आगे का डिस्कशन करते हैं। तो हमको आपको मालूम है कि सेंटर में डार्क क्यों मिलता है, कल डिस्कस किया गया है। और अभी जो हमने रेडियाई की बात की कि जैसे जैसे रेडियाई इंक्रीज करती जाती है उनके बीच में सेपरेशन घटता जाता है, वो आपको इस फिगर से कल समझाया गया था।
अगर कोई फिर भी डाउट रह गया है तो अभी हम थ्योरी में नेक्स्ट वीक में समझाएंगे, तब आप इसको फिर से एक बार समझ लीजिएगा, ठीक है। और क्या आपको मिलना चाहिए, वो आपको ये मिलना चाहिए, ऐसा रिंग मिलना चाहिए, ये आपका एक्सपेक्टेशन है आगे चल के। क्यों? सिंस द कॉन्वेक्स sides of the lens is spherical surface, the thickness of the air film will be constant over a circle whose center will be at point of contact, and we obtain concentric dark and bright rings, and these rings are known as Newton's ring. न्यूटन का फेमस साइंटिस्ट, उनके नाम पर इसको हम जानते हैं। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। सो यहाँ पर मैं जरा प्रेजेंटेशन को चेंज कर रहा हूँ। अब मैं वापस अपने वर्चुअल लैब के एपरेटस पर वापस आ रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं ये वर्चुअल लैब पर वापस आ गया हूँ। आप पहचान ही रहे होंगे इस साइट को। ये अमृता वी लैब की साइट है, vlab.amrita.edu। इस पर आपको लॉगिन अब तक हो ही गया होगा, बना लिया होगा। आपने लॉगिन कर लिया, लॉगिन करके आपने एक्सपेरिमेंट को ओपन किया। ये फिजिकल साइंसेस सब हेडिंग के अंतर्गत बहुत सारी और सब हेडिंग्स हैं। इसमें से लेजर ऑप्टिक्स वर्चुअल लैब में जाइए और उसमें देखिए सेकंड लाइन पे लिखा है न्यूटन रिंग वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसी के ऊपर एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड भी लिखा हुआ है, तो ये नहीं करना है, ये करना है न्यूटन रिंग्स वेवलेंथ ऑफ लाइट। इसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। यहाँ पर इसकी बेसिक थ्योरी के बारे में मेंशन है, जिसको हम लोग कल डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे, ये सारा कुछ हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बस हमको ध्यान किस बात पे देना है, लास्ट फार्मूले पे जो वेवलेंथ के लिए है ना। इस फार्मूले का आज इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम प्रोसीजर के बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे एक्सपेरिमेंट को करना है। जो कि प्रोसीजर मेरा पढ़ा हुआ है तो मैं आपको सीधे बता सकता हूँ, आप इसको पढ़कर ही एक्सपेरिमेंट को करिएगा, ठीक है। ओके, तो इसमें क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता है वो बारे में डिस्कस है। एक टेबल भी बनी हुई है, ऑब्जर्वेशन टेबल। उस ऑब्जर्वेशन टेबल में आप देख रहे होंगे, पहले उन्होंने लिस्ट काउंट निकालने की बात कही है, फिर ऑब्जर्वेशन टेबल। तो आप ऑब्जर्वेशन टेबल यहाँ से भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो जो हमारा मैनुअल है, जो मेरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, वहाँ से भी मैनुअल लेकर आप ऑब्जर्वेशन टेबल को बना सकते हैं। तो जब मैं आपको इस एक्सपेरिमेंट का असाइनमेंट दूंगा तो आपको क्या करना है, आपको लिखना है एम, आपको लिखना है ऑब्जर्वेशंस, कैलकुलेशन एंड देन रिजल्ट। इतनी चीजें आपको, ये 4 चीजें हम ध्यान रखिए, सभी एक्सपेरिमेंट करना है। इस एक्सपेरिमेंट में असाइनमेंट स्पेसिफिक दूंगा, जो लोग आज की क्लास में प्रेजेंट हैं उन्हीं को दूंगा, ये तो आपको पता ही है। तो मैं इसमें कुछ वैल्यूज को चेंज कर दूंगा ताकि सबके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट लगे कि हाँ मैं अलग कर रहा हूँ, दूसरा अलग कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब हम सीधे अपने सिमुलेटर पर वापस आते हैं। आप देखिए पहले यहाँ पे चीज़ों को पहचान लीजिए, कौन सी चीज़ क्या है। देखिए ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप दिख रहा होगा, सबसे ज़्यादा तो एरिया इसी ने कवर कर रखा है इस पूरी फिगर में। तो ये ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है, जो हमारी फिगर में बहुत छोटा सा दिख रहा था, क्योंकि उसका हम सिर्फ आगे का हिस्सा ऑब्जेक्टिव लेंस ही वहाँ पर दिखाया जा रहा था, इसलिए छोटा सा दिख रहा था। ये पूरा ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है। ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल आप लोगों ने पहले भी किया है 11th-12th में, तो आप जानते हो। इसमें जानते हैं एक वर्टिकल स्केल होती है, और वर्टिकल स्केल 2 स्केल सिस्टम है, जस्ट लाइक वर्नियर कैलिपर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब लीस्ट काउंट वर्नियर स्केल का भी निकाला जा सकता है। और ये एक हॉरिजॉन्टल स्केल है, बॉटम में आप देखिए कि हॉरिजॉन्टल स्केल लिखा हुआ है ना। और इसके वो ये भी 2 स्केल सिस्टम है। ये एक मेन स्केल है जो बड़ी सी नजर आ रही है, और एक ये छोटी सी नजर आ रही है, ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्नियर कैलिपर्स में 2 स्केल सिस्टम होता है, वैसे ही है। और इसका भी लीस्ट काउंट निकालना होगा। अब इस पे मूवमेंट कैसे कराते हैं, तो आप देखिए हॉरिजॉन्टल स्केल को मूवमेंट कराने के लिए साइड में देखिए कि ये स्क्रू जैसा दिया हुआ है ना। इस स्क्रू की मदद से हम इसको मोशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, अभी सिर्फ आपको जान पहचान करा रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकल स्केल का भी मोशन किया जा सकता है। ये ऊपर एक देखिए बिल्कुल ऐसा ही, जैसा ये राइट साइड में दिया वैसे ही टॉप पे भी एक स्क्रू दिया हुआ है। इसके मूवमेंट से ये जो टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप तो सिर्फ इतना हिस्सा है, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं है ना, सिर्फ इतना हिस्सा है। तो ये जो टेलीस्कोप का मूवमेंट आप इस स्क्रू को घुमाकर वर्टिकली कर सकते हैं। तो कितना मोशन हुआ उसको आप इसके स्केल पे मेजर कर सकते हैं। देयर आर 2 स्केल, वर्टिकल स्केल, हॉरिजॉन्टल स्केल। ओके, सो हमें इसमें किसकी जरूरत पड़ी, क्या दोनों की या एक की? तो जवाब है एक। किसकी? हॉरिजॉन्टल स्केल की, क्योंकि जो हमारा मूवमेंट होगा वो हॉरिजॉन्टल होगा। तो यहाँ वर्टिकल स्केल क्या जरूरत है, वर्टिकल स्केल आपको फोकसिंग करने के काम आएगी, है ना। क्योंकि आपको मालूम है कि आपको एयर फिल्म पे ही फोकस करना है। एयर फिल्म के ऊपर या नीचे अगर रहेगा फोकस, तो आपको लोटस रिंग या तो दिखेगी नहीं या स्पष्ट नहीं दिखेगी, ठीक। अब ये टेलीस्कोप है। टेलीस्कोप क्या आप जानते हैं, 2 पार्ट होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है,
जो कि ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, और पीछे एक आई लेंस होता है जो कि व्यूअर की तरफ होता है, देखने वाले की तरफ होता है। इसमें आई लेंस की जगह पर एक आई पीस दी हुई है, नाम भी जान लीजिए, इसको हम बोलते हैं रैम्सडन आई पीस। तो यहाँ एक रैम्सडन आई पीस लगी हुई है और ऑब्जेक्टिव में एक लेंस। और आप जानते हैं कि टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप में एक डिफरेंस होता है ना। सॉरी, ये मैं थोड़ा गलत बोल रहा हूँ, दिस इज माइक्रोस्कोप, इट्स नॉट टेलीस्कोप। हाँ, ये माइक्रोस्कोप है। देखिए, मैंने कहा फर्क होता है तो देखकर ही नजर आ गया। हाँ, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में एक डिफरेंस होता है। आप जानते हैं कि टेलीस्कोप का जो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है वो आई लेंस के कंपैरिजन में बड़ा होता है। आगे वाला लेंस, ऑब्जेक्ट की तरफ वाला लेंस बड़ा होता है, पीछे जिधर आप देखते हैं छोटा होता है। माइक्रोस्कोप में उल्टा होता है, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्टिव का लेंस छोटा होता है और आई लेंस वो बड़ा होता है। यहाँ आई लेंस की जगह पे तो रैम्सडन आई पीस ही है, ठीक है। तो रैम्सडन आई पीस है और यहाँ पर एक छोटा सा लेंस लगा हुआ है। ये जो ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं, इसी के साथ वो माउंट है। वो बहुत स्पष्ट यहाँ नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप लैब में आएंगे तो आप देखेंगे, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, स्पेक्ट्रोमीटर में आपने टेलीस्कोप इस्तेमाल किया है ना, और यहाँ पर आप माइक्रोस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रेवलिंग बस वर्ड इसलिए लग गया है क्योंकि इसको आप मोशन कर सकते हैं इन एक्स वाई डायरेक्शन, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी वाई एक्सिस पे, टू एक्सिस मोशन करा सकते हैं। बस ये इसलिए इसका नाम ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है। आई होप आपको ऑपरेटर्स अब तक समझ में आया होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टेलीस्कोप, ठीक है। टेलीस्कोप को खुद भी फोकस करने के लिए एक रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट होता है, उसकी मदद से भी हम इसको टेलीस्कोप को थोड़ा बहुत अपना आई पीस और ऑब्जेक्टिव लेंस के बीच का जो सेपरेशन है घटा बढ़ा सकते हैं, जस्ट लाइक इन टेलीस्कोप इन स्पेक्ट्रोमीटर। वैसे कर सकते हैं। इसको घुमाने के लिए यहाँ पे देखिए ऊपर अप एंड डाउन एरोज बने हुए हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को मोशन करने के लिए भी स्क्रू जो दिया हुआ है उस पर भी देखिए एक अप और डाउन एरोज बने हुए हैं, इससे भी आप मोशन कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप। अब हम बात करते हैं न्यूटन रिंग एपरेटस की। देखिए, ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के प्लेटफॉर्म पे, ये व्हाइट कलर का प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर एक ये आप देख रहे होंगे एक वेज शेप्ड का कुछ रखा हुआ है, ठीक है। ये वेज शेप का क्यों रखा हुआ मैं भी बताता हूँ। एक्चुअली ऊपर एक वो ग्लास प्लेट है जो 45 डिग्री एंगल पे झुकी हुई, जिसे हम बीम स्प्लिटर कहते हैं, जो इसमें दिख पा रही है। ये ग्लास प्लेट है, इस पे मैं अपना कर्सर का मूवमेंट कर रहा हूँ, ये ग्लास प्लेट है। और इसके अंदर के हिस्से में जो इसमें नजर नहीं आ रही है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट, एक के ऊपर एक, जैसा कि मैं फिगर में अभी थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था रिप्रेजेंटेशन, वैसा एक अरेंजमेंट इसके अंदर है जो अभी इसमें आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। इसमें कोई एक एनिमेशन नहीं दिया हुआ है जैसा कि स्पेक्ट्रोमीटर एक्सपेरिमेंट में दिया था, अदरवाइज मैं आपको वो एनिमेशन भी दिखाता। मैं एक बार सर्च करके देख सकता हूँ कि क्या एनिमेशन दिया हुआ है, जस्ट मोमेंट। जब मैंने अभी कहा तो मुझे ध्यान गया कि हो सकता है कि पहले वाले एक्सपेरिमेंट में एनिमेशन ऐसा कुछ दिया हो। नहीं, ये न्यूटन का दूसरा एक्सपेरिमेंट है, रिफ्रैक्टिव ऑफ लिक्विड, इसमें भी कोई एनिमेशन नहीं दिया। तो चलिए, अब एनिमेशन नहीं दिया है जो है, हम उसे काम चलाते हैं। तो इसके अंदर एक, आप ध्यान रखिएगा, प्लानो कॉन्वेक्स लेंस ऑन द टॉप ऑफ अ ग्लास प्लेट, और उसके बीच में एयर फिल्म वो है। और ये वो जो ब्राउन कलर का आप दिख रहे हैं, ये जो कैबिनेट है, इसके अंदर भी रखा हुआ है। सो ये तो एपरेटस का परिचय हो गया। अब एपरेटस में जैसे कि मैंने बताया कि आपको हॉरिजॉन्टल स्केल को ही रीड करना है, तो हॉरिजॉन्टल स्केल यहाँ दिख भी रही है आपको, है ना। ये मेन स्केल दिख रही है, ये वर्नियर स्केल दिख रही है, लेकिन रीडिंग नोट करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए आप देखिए, राइट साइड में कॉर्नर में उस स्केल का एक इनलार्ज व्यू दिख रहा होगा आपको, है ना। और इस इनलार्ज व्यू में आप देख रहे होंगे नीचे मेन स्केल दिख रहा होगा और ऊपर वर्नियर स्केल दिख रहा है। मेन स्केल को पहले नोटिस करिए, इसमें फिलहाल हमें दिख रहा है सेंटीमीटर में है, ये 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर की मार्किंग नजर आ रही है। और 3 और 4 के बीच में नंबर ऑफ मार्किंग कितनी है, जरा काउंट करिए। देयर आर 20 मार्किंग्स। 3 to 4 देयर आर 20 मार्किंग। 20 मार्किंग का मतलब क्या हो गया कि ईच डिवीजन, जो डिवीजन है उसकी वैल्यू कितनी हुई। ईच डिवीजन इज ऑफ 0.5 मिलीमीटर या 0.05 सेंटीमीटर, आधे मिलीमीटर का हुआ। अगर 10 मार्किंग होती तो हम कहते हैं कि 1 मिलीमीटर का हुआ, लेकिन 20 मार्किंग है इसलिए हम क्या कहेंगे, आधे मिलीमीटर का हुआ। ये आप करके भी देख सकते हैं। 3 to 4 is 1 centimeter, that is 10 mm. 10 mm divided by 20, number of marking is 20, तो 10 upon 20 is, आप निकाल लीजिए, 0.5 mm, that is 0.05 सेंटीमीटर, ठीक है।
तो आप सारी चीज सेंटीमीटर रखिएगा। ये तो मेन स्केल का के एक डिवीजन की वैल्यू हो गई 0.05 सेंटीमीटर। ओके, अब देखिए वर्नियर स्केल पे कितने डिवीजन है। वर्नियर स्केल पे 50 डिवीजन है। आपने अब तक जो वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल किया होगा उसमें 10 डिवीजन रहे होंगे, है ना। और मेन स्केल का जो मेन स्केल के एक डिवीजन की वैल्यू 1 mm रहती है, तो आप 1 mm अपॉन 10 कर देते हैं, है ना। और 0.1 mm दैट इज 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं वर्नियर कैलिपर्स में। लेकिन यहाँ थोड़ा अंतर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ मेन स्केल की डिवीजन है 0.05 सेंटीमीटर, 0.1 नहीं, 0.05 सेंटीमीटर। और हमें डिवाइड 10 से नहीं करना। वर्नियर पे जो नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल वो 10 नहीं है, 50 है। तो 0.05 डिवाइड बाई 50 ऐसे करना है आपको, और तब आपको लीस्ट काउंट प्राप्त होगा। और फटाफट जरा कोई आप ऐसे लीस्ट काउंट, पहले तो मैंने बोली थी मेन स्केल के लिए 0.05 और नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर इज 50। तो लिस्ट काउंट कितना होगा जरा चैट बॉक्स में लिखिए, थोड़ा आपके लिए भी कुछ दिखे कि आप लोग जगे हुए हैं कि नहीं। ओके, मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लिखते रहिए। अभी तक तो अभी किसी ने लिखा नहीं। ओके, या सेंटीमीटर में लिखना चाहिए। हाँ, 0.001 सेंटीमीटर। बेटा एक ने यूनिट नहीं लगाया, एक ने पॉइंट के पहले जीरो नहीं लिखा। नाउ इट्स ओके, नाउ इट्स ओके। ठीक है, अब सही है। अब आप समझ गए लिस्ट काउंट कैसे निकालना। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण है लिस्ट काउंट। और आप जान लीजिए जब भी आपका वाइवा होगा तो एग्जामिनर तो स्टार्ट ही लिस्ट काउंट से करता है। वो पहले चेक करता है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी कितनी है ना। वाइवा तो एक तरीके से एग्जामिनर और एग्जामिनी के बीच का एक खेल है ना। वो आपको अलग अलग तरीके से चेक करने की कोशिश करता है। और आप पीपीएन के बच्चे हैं, आप सबसे अच्छा परफॉर्म करें, हम हमेशा ही चाहते हैं। और सेकेंड ईयर में आकर आपको समझ में आ ही गया होगा कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कैसे होते हैं। ठीक है, सो सिवाय आपकी मेहनत और कोई चीज़ आपको पे नहीं करने वाली। आइए अब आगे बात करते हैं। देखिए, अब जैसा कि हम लोगों ने शुरू से डिस्कशन में रखा है कि ग्लास और उसके बीच में एयर फिल्म है ना। लेकिन इस जो उन्होंने वर्चुअल लैब में एपरेटस बनाया है, उन्होंने बड़े ऑप्शन दे रखे हैं। बड़ा अच्छा है ये कि उन्होंने एयर के अलावा वाटर, एसीटोन, आइसोप्रोपिल अल्कोहल आजकल बड़ा पॉपुलर हो गया है। जानते हैं क्यों? कैरोसिन, क्योंकि हम आजकल सैनिटाइजर में यही आइसोप्रोपिल अल्कोहल इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके, चलिए खैर आगे चलते हैं। तो आप लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में जो मीडियम है वो एयर के बजाय कुछ और भी लेकर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारी लैब में वो सुविधा नहीं है कि हम उसको कंटेन कर पाए, जिसके अंदर पानी भरे तो रुका रहे वहां पर। उससे कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ग्लास प्लेट रखिए, इस पर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर एंड आप लेंस रख दीजिए, तो जो फिल्म है वो वाटर की फिल्म हो जाएगी बजाय कि एयर की या एसीटोन की। ठीक है, लेकिन हम फिलहाल अपनी लैब में एयर से ही एक्सपेरिमेंट को करवा रहे हैं। तो इट्स अप टू यू, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप अगर मीडियम चेंज करके भी करना चाहें तो यू कैन डू इट। वर्चुअल लैब की ये तो अच्छी बात है कि यहाँ पे आपके पास ऑप्शन जाता है। देन आप सेलेक्ट करेंगे, फिलहाल हमने एयर सेलेक्ट किया है मीडियम। सोर्स, देखिए सोर्स के भी यहाँ बड़े ऑप्शन हैं। सोडियम सोर्स यानी येलो लाइट, नियॉन। नियॉन का मतलब तो हो गया कि वो हल्का सा रेडिश। देखिए एक मिनट, कलर मैं ऑन करके देखता हूँ। नहीं नहीं, नियॉन का कलर ये हुआ, ये भी येलो का ही है लेकिन थोड़ा लाइट येलो है ना। सोडियम का देखिए कलर कैसा है, तो जो 6000 एंगस्ट्रॉम के आसपास है ना, तो ऑरेंज की तरफ जा रहा है। नियॉन इज मोर येलो, है ना, ग्रीनिश येलो। एंड देन आप ग्रीन लाइट ले सकते हैं और आप रेड लाइट ले सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कलर की लाइट ले सकते हैं। साथ में आप गौर कीजिए कि ये जो आईपीस से आप जो देखेंगे उसको हम बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू, एफओवी। तो फील्ड ऑफ व्यू को एक अलग से इन लार्ज रीजन यहाँ दिख रहा है ताकि आपको दिखने में आसानी रहे। ठीक है, और इसके अंदर ग्लास प्लेट के नीचे भी देखिए, आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ भी रिंग्स का पूरा पैटर्न बन रहा है। अगर आप इनलार्ज करेंगे इस फिगर को, इनलार्ज करेंगे तो आपको ये चीज नजर आएगी। ठीक है, एक चीज ये है कि अगर मैं प्रेजेंटेशन अपने फर्स्ट सेशन में कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ तो आप ध्यान रखिएगा सेकंड सेशन होगा, और 5 मिनट के अंदर ही आपका सेकंड सेशन होगा और आप तुरंत उसी कोर्स पर लॉग इन कर जाइएगा। ठीक है, मैं पहले से बता दे रहा हूँ। ओके, तो ये आज एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन आज ही कंप्लीट किया जाएगा।
सो देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शन ऑफ द लाइट सोर्स। फिलहाल चूंकि हमारी लैब में सोडियम लैंप है तो हम सोडियम लैंप लेकर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे। आपके लिए जब हम असाइनमेंट डिजाइन करेंगे, सो अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत ना हो तो हम मीडियम भी चेंज करके देखना चाहेंगे, लाइट सोर्स भी चेंज करके देखना चाहेंगे। अलग अलग स्टूडेंट्स अलग अलग मीडियम और सोर्स पे करें तो अच्छा लगे। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड वेरिएबल्स जिसको हम चेंज कर सकते हैं, दैट इज द रेडियस ऑफ द लेंस। रेडियस मीन्स यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर। और आपको याद होगा कि रेडियस ऑफ द रिंग्स आर प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ, कल बताया गया स्क्वायर रूट ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। आर एन, है ना, स्मॉल आर एन इज प्रोपोर्शनल टू रूट कैपिटल आर। तो कैपिटल आर ये वैल्यू है, कैपिटल आर की वैल्यू को हम कितना चेंज कर सकते हैं, तो 50 से लेकर 100 तक इसमें ऑप्शन है, चेंज किया जा सकता है। देखिए मैं जो रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज करता हूँ, जरा रिंग पर ध्यान दीजिएगा, रिंग उतनी ज्यादा थिक होती जा रही है ना, जैसे जैसे मैं बढ़ाता जा रहा हूँ। और यहाँ पर ये 5-5 सेंटीमीटर का चेंज करता है। सो ये तीन वेरिएबल्स को मैं बदल कर आपके लिए असाइनमेंट तैयार करूंगा, अलग अलग रोल नंबर के लिए, एडमिशन नंबर के लिए, अलग अलग वैल्यूज ऑफ मीडियम, सोर्स और रेडियस ऑफ लेंस लेंगे। तो 50 से 100 हमारे पास कितने ऑप्शन हो गए, 11 ऑप्शन तो यहीं पर हमारे पास है रेडियस ऑफ लेंस लेने के लिए। और इस वक्त मैंने देख रहा हूँ कि कुल मिलाकर आज तो ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया, दैट्स वेरी गुड, 48 हैज़ ज्वाइन टुडे। तो अच्छा है, थोड़ी सख्ती करने से भी आप भी थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। चलिए थोड़ी सख्ती और करेंगे और सीरियस हो जाएंगे, 60 आप रहेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट, ठीक है। सो आज हम एक्सपेरिमेंट कम वैल्यू के करते हैं, या चलिए या ज़्यादा कर लेते हैं, चलिए 100 कर लेते हैं, 100 सेंटीमीटर पे करते हैं। रेडियस ऑफ लेंथ हमने 100 सेंटीमीटर रखा, ठीक। आप हमारी लैब में आएंगे तो आपको 200 एंड 250 तक रेडियस ऑफ कर्वेचर के लेंसेस मिलेंगे। हमारे पास कई सारे अलग अलग तरह के लेंस हैं, लैब में भी हम लोग करते हैं, अलग अलग ग्रुप को अलग अलग तरह के लेंस देते हैं ताकि वो अलग अलग एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन अल्टीमेटली वेवलेंथ ऑफ लाइट तो देखिए वही आनी, ठीक है। सो हमने 100 रखा, तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर काफी थिक जो है रिंग्स मिली। लाइट भी अगर मैं बदल दूं तो भी इनकी थिकनेस पे असर पड़ता है, क्योंकि वेवलेंथ के भी आप जानते हैं स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होता है, ये ध्यान रखिएगा, ना केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर बल्कि वेवलेंथ, ठीक है। तो फिलहाल सोडियम क्लोराइड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और अब हम रीडिंग कहाँ पर पढ़ेंगे, रीडिंग हम पढ़ेंगे ये नीचे, ये जो मेजरमेंट लिखा हुआ इन सेंटीमीटर, यहाँ पर पढ़ेंगे मेन स्केल रीडिंग एंड वर्नियर स्केल रीडिंग, ठीक। अब इस एक्सपेरिमेंट को करते कैसे, देखिए आपको याद होगा हमने बताया था कि इसके अंदर रिंग्स बनती है और आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, ठीक है। मैं एक बार वापस जा रहा हूँ जो मैंने आपको दिखाया था। आपको देखिए रिंग्स दिख रहे होंगे, बहुत सारे रिंग्स दिख रहे होंगे, और जैसे जैसे आप सेंटर से अवे जा रहे हैं आप देख रहे होंगे एक रिंग की जो थिकनेस है वो घटती जा रही है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में सेपरेशन घटना है। अभी हमने बात किया था कि सेपरेशन क्यों घटता है। तो हम क्या करेंगे कि सेंटर पे जो क्रॉस वायर अभी आपको दिखा रहा था कि सेंटर पे जो क्रॉस वायर है उससे हम बाई तरफ या दाई तरफ, दैट इज चॉइस, है ना। तो हम आमतौर पे गिनती हम लोग बाएं से दाएं करते हैं, तो हम बाई तरफ। तो हम क्या करेंगे कि इसको तो हम, ये जो बीच वाला है डार्क स्पॉट, तो सेंट्रल डार्क है, इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद ये क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, excuse me, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 20th रिंग पर चले जाएंगे। कोई रीडिंग नहीं लेनी है, सीधे 20वें रिंग पर चले जाएंगे, 20th, ठीक। और वहां से रीडिंग लेना शुरू करेंगे, बाई तरफ से शुरू करेंगे, यानी पहली रीडिंग किस पे लेंगे, 20th रिंग पर, दूसरी 18th रिंग पर, फिर 16th, 14th, 12th, 10th, 8th, 6th, 4th, सेकंड ले लिया, लेफ्ट साइड का पूरा हो गया, ठीक। और अब हम बढ़ेंगे दाएं तरफ। अब दाएं तरफ क्या ऑर्डर रहेगा, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, 10th, 12th, 14th, 16th, 18th, 20th। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक तरफ घटते जा रहे हैं, एक तरफ बढ़ते हुए जा रहे हैं। एक तरफ 20 से 2 आए और एक तरफ 2 से 20 गए। इसे इसलिए कि हमारा क्रॉस वायर लेफ्ट से राइट की तरफ जब ट्रेवल शुरू करे तो वो बीच में कोर्स चेंज ना करे, यानी डायरेक्शन ना बदले, वो लेफ्ट से राइट ही चलता जाए। आप लेफ्ट के 20वें रिंग पर हैं, 18वें पे आए तो आप किधर गए, लेफ्ट से राइट गए, 16वें पे आए, 14वें पे आए और चलते चलते सेकंड तक आ गए, तो आप लेफ्ट से राइट चल रहे थे। ये तो बाएं तरफ का किस्सा हो गया। दाएं तरफ गए, सेकंड पर आएंगे,
दाई तरफ के सेकंड, फोर्थ, तो अभी भी आप लेफ्ट से राइट ही चल रहे हैं, आपने डायरेक्शन चेंज नहीं किया। न्यूटन्स रिंग के एक्सपेरिमेंट में ये सबसे बड़ी चीज है जिसको ध्यान रखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं आप करेंगे तो एक एरर इंट्रोड्यूस हो जाती है जिसको हम बोलते हैं बैकफ्लैश एरर। ठीक है, लैब में आपको करके मैं दिखाऊंगा, वर्चुअल लैब में तो बैकफ्लैश एरर जैसी कोई चीज, एरर जैसी कोई चीज के अंदर आती ही नहीं, लेकिन मैं आपको लैब में करके दिखाऊंगा। मोस्टली इस एक्सपेरिमेंट को करने में जो ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है उसकी यही वजह होती है कि आप ये ध्यान नहीं रखते कि हमें एक साइड से चलते हुए एक साइड की तरफ चलना है। कारण क्या है, जो आप स्क्रू घुमाते हैं ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप का, जिस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, फिर आपको वापस नहीं लेना है, पीछे नहीं खींचना है, इसलिए बहुत स्लोली स्लोली घुमाते हैं ताकि आप बिल्कुल सही जगह पर आ जाए। अब किसी ने कल ही ये सवाल पूछा था, सर ये जो क्रॉस वायर है वो कहाँ पर हम सेट करेंगे? तो क्रॉस वायर ना तो ब्राइट के सेंटर में फिक्स करेंगे, ना डार्क के सेंटर में आप फिक्स करेंगे तो आपको क्रॉस वायर दिखेगा नहीं, क्योंकि डार्क भी ब्लैक जैसा दिखता है और क्रॉस वायर भी ब्लैक जैसा दिखता है। तो डार्क के तो सेंटर पे फिक्स करने का कुछ सवाल ही नहीं पैदा होता। ब्राइट का भी जो रिंग, इसकी मोटाई का आधा कहाँ पर है वो बिल्कुल तय करना मुश्किल हो जाता है। तो तरीका क्या है कि आप एट द बॉर्डर ऑफ ब्राइट एंड डार्क, जहां पर ब्राइट खत्म और डार्क शुरू होता महसूस हो, उस जगह पर क्रॉस वायर को सेट करिए। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। फिर वापस मैं अपने वर्चुअल लैब पर आता हूँ। ठीक है, कोई इतने सारे रिंग एक बार में वहां नहीं नजर आते, इसलिए मैंने वापस यहाँ पर आपको दिखाया था। अब आप देखिए यहाँ पर है, अब हम क्या करें, इसको हम खसकाकर एक तरफ की ओर ले जाएं, लेफ्ट साइड की तरफ हम ले जाएं। ठीक है, तो लेफ्ट साइड पे ले जाने के लिए हमने, देखिए फिर किधर से घुमाने से लेफ्ट जाता है, देखिए लेफ्ट जा रहा है। ये क्या कर रहा हूं मैं, नीचे जो स्क्रू दिया हुआ है उसकी मदद से। तो एक तरीके से देखिए मैंने फर्स्ट ब्राइट को क्रॉस कर लिया। अगर मुझे फर्स्ट की रीडिंग लेनी होती तो मैं कहां पर लेता, ये फर्स्ट की रीडिंग लेनी होती तो मैं यहां पर लेता। ये देखिए, ये है एट द बॉर्डर ऑफ डार्क एंड ब्राइट, क्रॉस वायर की पोजीशन देख रहे हैं आप, ध्यान से देखिए यहाँ पर। ठीक, इस जगह पर मैं रीडिंग लेता अगर फर्स्ट की लेता, लेकिन अभी तो लेना नहीं, अभी तो जाना है केवल। और अगर मैं सेकंड की लेता तो मैं ये ज्यादा हो गया, पीछे नहीं करना चाहिए, ध्यान है कि पीछे नहीं करना चाहिए, ध्यान से करना चाहिए। लेकिन चलिए मैंने आज किया, इससे एरर इंट्रोड्यूस हो जाएगा अगर एक्चुअल एपरेट्स में आप करेंगे तो ये सेकंड की रीडिंग यहाँ लेता। तो ऑब्वियसली मैं इस तरीके से चलता हुआ, गिनता हुआ कि हाँ 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, इस तरीके से मैं 20 तक जा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं 20 तक ले नहीं जा रहा, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। मान लीजिए 6 पर हम पहुंच गए, है ना, 7 पे 8 पे। अब आपको रीडिंग लेनी है, तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए इसी को आप 20 मान लीजिए, 20th है, वैसे आप 20 से स्टार्ट करिएगा। ठीक है, और आप एक बात गौर कर रहे होंगे, देखिए ब्राइट और डार्क के बीच का सेपरेशन घटता जा रहा है ना, पहले की तुलना में देखिए डार्क की थिकनेस घटती जा रही है। सो मान लीजिए ये आपको रीडिंग लेनी, तो आप कैसे रीडिंग लेंगे, आपने क्या किया, ब्राइट और डार्क के बॉर्डर पे क्रॉस वायर को फिक्स किया। ठीक है, मान लीजिए इस वक्त आप 6th रिंग की आप रीडिंग ले रहे हैं, है ना, और अब मेन स्केल पर आए तो मेन स्केल रीडिंग कैसे ली जाती है, तो खैर आपको पता ही है, वर्नियर कैलिपर्स आपने किया है। सबसे पहले आप देखते हैं कि वर्नियर स्केल का 0 किसको कॉन्साइड कर रहा है या किसको क्रॉस कर गया, कॉन्साइड नहीं क्रॉस कर गया। तो अगर ये 3 है, 2 तो दिख नहीं रहा है इसके अंदर, यहाँ तो दिख भी रहा होगा, तो आप जरा पीछे से ट्रैक करिएगा, ये 3 होगा तो ये क्या होगा, ये 2.9 होगा, 2.8 होगा, 2.7, 2.6, 2.5, 2.4 और ये होगा 2.3। समझ आ जाएगा, पीछे तो घटता ही जाएगा, तो ये 2.3 है, तो 2.3 है, 0 वर्नियर का 0 ने 2.3 को क्रॉस कर लिया है, तो मेंस की रीडिंग क्या हो गई, 2.3। अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए कि ये 2.3 के बाद ये जो एक बहुत छोटा सा एक डिवीजन, सबसे छोटा, 3 साइज के देखिए डिवीजन बने हैं, एक तो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा उसके आगे लिखा हुआ है 3, 4, है ना, एक उससे छोटा जो 0.5 पर है, यानी ये क्या है 2.5, ये क्या है 3, 4 के बीच में 3.5। साइज से हम लोग पहचानते हैं कि कौन वाला क्या है ना, ये 3 है, सबसे बड़ा वाला के आगे तो होल नंबर लिखा हुआ है, उससे जो छोटा है मार्किंग, वर्टिकल मार्किंग, वो क्या है 0.5 पर है, यानी ये 3 है तो ये 3.5 है। उससे छोटा कितनी कम मार्किंग है, 0.1 पे मार्किंग है, यानी अगर ये 3 है तो ये 3.1 है, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 की मार्किंग देखिए थोड़ी सी बड़ी है। अच्छा इससे भी छोटा क्या है, वो 0.05 पे मार्किंग है, 3.05, फिर 3.1, 3.15, 3.2,
3.25, 3.3 लाइक दैट। तो फिलहाल तो यहाँ पर आपके लिए अच्छा है कि यहाँ पर है 2.3, लेकिन मान लीजिए कि ये जो छोटा वाला डिवीजन को क्रॉस कर जाता तो मैं क्या बोलता, तो मैं बोलता 2.35, मेन स्केल कितनी हो जाती है 2.35। ये ध्यान रखिएगा आप, है ना, कि इसकी जो डिवीजन की वैल्यू इस तरह से नहीं बोलना है कि 2.1, 2.2, 2.3, नहीं, 2.1, 2.15, 2.2, 2.25 एंड सो ऑन। इस तरह से आपको रीडिंग्स को रिलेट करना है, ठीक है। तो ये मेन स्केल की रीडिंग हो गई और आपने लिखा 2.3 सेंटीमीटर। अब 1A की रीडिंग कैसे लिखेंगे, तो ये 50 डिविजन है। अब इस 50 डिविजन को देखेंगे किसमें से कौन सा डिवीजन नीचे किसी भी डिवीजन के साथ कॉन्साइड कर रहा हो, ठीक है। मैंने नजर, मेरे हिसाब से मुझे दिख रहा है जैसा, अब आपको वहां से कैसे दिख रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि 4th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है, 4th डिवीजन, ठीक। तो अगर 4th डिवीजन कॉन्साइड कर रहा है तो 4 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट अभी आप लोगों ने कितना बताया था मुझे, अभी आपने बताया था 0.001 सेंटीमीटर। तो 4 इंटू 0.001 सेंटीमीटर, दैट इज 0.04 सेंटीमीटर। ये तो हो गई 1 की रीडिंग। तो 2.3000 प्लस 0.004 क्या हो जाएगा, 2.304 सेंटीमीटर। ये आपकी रीडिंग हो जाएगी। सो इस तरह से आप फर्स्ट रीडिंग ले सकते हैं। इसी तरह से आप आगे चलकर किसी भी और पर आप शिफ्ट करिए, जैसे मान लीजिए 6 की रीडिंग हो गई, अब मैं वापस इसको जो है 4th पे लेना चाहता हूं, तब मैं जब चलूंगा रीडिंग लेने के लिए, है ना, मान लीजिए 20 से आ रहा हूं मैं, तो मान लीजिए 1 मिनट के लिए मेरी 20 की रीडिंग थी, अब 20 के बाद में 1 मिनट के लिए मान लीजिए कि मैं अब 18वीं पर आ गया, क्रॉस वायर 18th पर है, ठीक है, हाल तो है नहीं, देखने से आप समझ रहे हो चौथे पर है, लेकिन मान लीजिए थोड़ी देख लीजिए, मैं बहुत पीछे तक नहीं जा रहा टू सेव द टाइम। तो मान लीजिए कि ये आपका इस वक्त 4th रिंग है, इंटरसेक्शन ऑफ द डार्क एंड ब्राइट, वहां पे हमको रीडिंग लेनी है। फिर से अब हम अगले बार फिर से हम यहाँ चेक किया कि किसका कॉन्साइड कर रहा है, तो अभी भी ये 2.3 है मेन स्केल रीडिंग, लेकिन कॉन्साइड डिवीजन चेंज हो गया है, ऐसा लिखने में लग रहा है। आपकी 4th तो नहीं कॉन्साइड कर रहा, कोई और कर रहा है, तो हम आगे बढ़कर देखेंगे कि आखिर कौन सा कॉन्साइड कर रहा है ना। और मुझे जैसे कि मान लीजिए लगा कि 23rd कॉन्साइड कर रहा है, तो अब हम 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.001 से, तो मेन स्केल रीडिंग तो अभी भी 2.3 ही है, लेकिन अब ये रीडिंग हो गई, वन रीडिंग हो गई 0.023, टोटल करेंगे तो क्या हो जाएगा 2.323 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इस तरीके से आप रीडिंग लेते जा सकते हैं 20th, 18th, 16th, 14th and so on up to 2 in the left portion and then in the right portion। और इसी के अकॉर्डिंग देखिए आपकी ये जो टेबल बनाई गई है। ऑर्डर ऑफ द रिंग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे 20th, और यहाँ क्या लिखेंगे लेफ्ट की रीडिंग, 18th लेफ्ट रीडिंग, 16th लेफ्ट रीडिंग, 14th लेफ्ट रीडिंग, सो ऑन अप टू सेकंड लेफ्ट रीडिंग, फिर सेकंड राइट रीडिंग, तो ये नीचे वाला ही पहले भरी जाएगी। आपको याद है आपने बेंडिंग ऑफ बीम का एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें मैंने बताया था कि यू शेप में आप रीडिंग भरते हैं, ऊपर से पहले नीचे आते हैं और फिर नीचे से ऊपर जाते हैं। इसमें भी वैसे ही होगा, पहले 20 से लेकर 2 तक की रीडिंग लेफ्ट वाली और राइट वाली 2 से लेकर 20 तक उल्टा, है ना, इसमें टॉप टू बॉटम, इसमें बॉटम टू टॉप रीडिंग भरेंगे। देन डायमीटर निकालेंगे, कैसे, लेफ्ट और राइट को सेपरेट कर देंगे, डायमीटर आ जाएगा आपको। देन स्क्वायर कर देंगे, डायमीटर का स्क्वायर कर देंगे, और उसके बाद इसके बाद का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा टिपिकल है, मैं इसको अपने मैनुअल की मदद से बताऊंगा। उसे यहाँ लिखा तो हुआ है, ये कह रहा है कि d² m + p - d²m, ये कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर मैं थोड़ा सा रुक कर मैं अपना मैनुअल ओपन करके फिर आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था कि इसके बाद का हिस्सा मैं अपने मैनुअल से आपको डिस्कस करूंगा, और आप जानते हैं कि मेरे होम पेज पर आपके पास ये एक सुविधा है कि स्टूडेंट्स कॉर्नर में जाकर आप सेकेंड ईयर के लैब मैनुअल्स को ओपन करके देख सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ये अपना लैब मैनुअल जो न्यूटन से रिलेटेड है वो ओपन किया हुआ है। सो जब भी आपको एक्सपेरिमेंट लिखना होगा तो आपको उस मैनुअल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर उसका ऑब्जेक्ट मेंशन है, टू फाइंड द वेवलेंथ ऑफ सोडियम लाइट बाय न्यूटन्स रिंग।
तो लैब में तो आपको सोडियम लेड के लिए करना है और यहाँ इसका फॉर्मूला गिवन है, जिसको फॉर्मूला को डिफाइन किया गया, प्रोसीजर मेंशन है। इसमें एक चीज और मेंशन है, रेडियस ऑफ द कर्वेचर। लैब में आपको ये भी करना पड़ेगा, ये यहाँ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है, पर यहाँ पर आपको स्फेरोमीटर की मदद से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी निकालना होगा। ठीक है, ओके, आगे डिस्कस करते हैं। तो ये आपका एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे। अभी हमने डिस्कस भी किया था कि एक बीम स्प्लिटर होगा और ये प्लेनो कॉन्सल लेंस और ग्लास प्लेट मिलकर न्यूटन रिंग एप्रेटस बनाएंगे और हम उसको टेबल माइक्रोस्कोप की मदद से देखेंगे। और ये रिंग्स हैं। यहाँ पे जो टेबल बनी हुई है ये एक्चुअली एक्चुअल लैब के हिसाब से बनी हुई है, और एक्चुअल लैब में 20th रिंग इतनी थिन होती है कि इसको देखना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ तो बड़ा आसान सा है, आप कर सकते हैं। तो आपको एक्चुअल लैब में ज़्यादा उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको सिर्फ 6 रिंग्स की रीडिंग नोट करनी है, 12th टू सेकेंड, जैसे कि देखिए लिखा हुआ 12वें रिंग से सेकेंड रीडिंग तक। लेकिन आप जो वर्चुअल लैब कर रहे हैं तो 20वें रिंग से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका जो नंबर ऑफ रीडिंग हो जाएगी वो 6 की बजाय 10 हो जाएगी। जैसे यहाँ तो 6 रीडिंग दिख रही है। आई होप आप टेबल देख पा रहे होंगे। मैं थोड़ा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा स्पष्टता से ये टेबल नजर आए। ओके, तो अब सारा फोकस हमारे इस टेबल के ऊपर। लिस्ट काउंट तो हमने निकाल ही लिया है टेबल माइक्रोस्कोप का। ऑब्जर्वेशन में लिस्ट काउंट निकालने के बाद अब इस टेबल फोकस करते हैं। तो थोड़ा सा मैनुअल में और आपके वर्चुअल में अंतर ये हो जाएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर ऑफ द रिंग 12th टू सेकेंड, लेकिन आप वर्चुअल लैब जब करेंगे तो वहाँ क्या होगा 20th टू सेकेंड, यानी देयर विल बी 10th रीडिंग। ठीक है, और इसमें जो आपको याद हो, जब थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे था ना कि डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर, है ना। आपने डायमीटर निकाल लिया लेफ्ट साइड और राइट साइड की मदद से सब्ट्रैक्ट करके, फिर इसका स्क्वायर निकाल लिया। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा ट्रिकी है, और मैं आपको याद दिला दूं, ऐसा ही तरीका आपने बेंडिंग ऑफ बीम में भी इस्तेमाल किया था, वैसा ही तरीका है। इससे पहले देखिए 6 के साथ कैसे किया गया वो समझिए, तो वहां पे 10 रीडिंग के साथ कैसे किया जाएगा वो आप समझ जाएंगे। या इन्होंने जो 6 रीडिंग ली है 12 टू सेकेंड, उनको नाम दे दिया है ए बी सी डी ई एफ। किसके लिए? डी स्क्वायर के लिए, है ना, डी के लिए, डी स्क्वायर के लिए। और क्या कहा कि पहली रीडिंग क्या होगी? डी माइनस ए, सॉरी ए माइनस डी, ए बड़ी होगी ना, ए माइनस डी, देन बी माइनस ई, देन सी माइनस एफ। तो देयर विल बी 3 रीडिंग्स। ठीक, तो चूंकि आपने ए माइनस डी किया, ए किस रिंग की रीडिंग है? 12वें, डी किसकी है? छठे। तो दोनों रिंग्स के बीच में अंतर कितना हो गया? 12 माइनस 6 इज 6। सो पी विल बी, इसको पी कह रहे हैं ना, ये पी, दिस पी विल बी 6। फॉर्मूले में इसकी आवश्यकता है, तो ये 6 हो जाएगा। क्या बाकियों के लिए 6 है? जरा चेक करें। बी माइनस ई किया, बी किसके लिए रीडिंग है? 10th के लिए। ई किसके लिए है? 4th के लिए। तो 10 माइनस 4 कितना आया? अगेन 6। तीसरा चेक करें, सी माइनस एफ, सी किसके लिए है? 8th, एफ किसके लिए है? 2। ठीक, तो 8th माइनस 2 अगेन 6। तो P इज कांस्टेंट। फॉर कांस्टेंट वैल्यू ऑफ P हमने 3 रीडिंग्स निकाली। सो अब यही काम अगर हम 10 रीडिंग्स के साथ करें, 20th, 18th, 16th, 14th, 12, 10, 8, 6, 4, 2, 10 रीडिंग के साथ करें तो वहां क्या करना पड़ेगा? वहां भी आप ऐसे लिख दीजिएगा ए बी सी डी ई एफ जी एच, 10 तक जहां तक जाए लिख दिया। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? 20th को 10th रीडिंग से घटाना पड़ेगा। जो 20th रिंग के सामने वाली रीडिंग है, जैसे यहाँ 12 को आपने 6 से घटाया, वहां क्या करना पड़ेगा? 20th रिंग वाली रीडिंग को, किस रीडिंग को? डी स्क्वायर की रीडिंग को, है ना। तो 20th को 10th वाली रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना होगा, 18th को 8th वाली से, 16th को 6 वाली से, 14th को 4th वाली से, और 12th को 2nd वाली से। बिल्कुल बड़ा मिलता जुलता है, इसलिए ध्यान रखने में मुश्किल हो तो कहीं नोट कर लीजिए। 20th की जो डी स्क्वायर की रीडिंग होगी उसको 10th की डी स्क्वायर की रीडिंग से सब्ट्रैक्ट करना हो। सब्ट्रैक्ट तो डी स्क्वायर की ही रीडिंग करना है, इन कौन सी वाली, ये डिस्कस हो रहा है। तो 20th की डी स्क्वायर की रीडिंग को 10th की डी स्क्वायर से, ठीक, पहली रीडिंग आ गई। फिर 18th की डी स्क्वायर रीडिंग से को 8th की डी स्क्वायर की रीडिंग से, दूसरी रीडिंग आ गई। 16th की डी स्क्वायर को 6 की डी स्क्वायर से, थर्ड। 14th की डी स्क्वायर को 4th की डी स्क्वायर से, फोर्थ। 12th की डी स्क्वायर को
20th की डी स्क्वायर रीडिंग से 5th, तो कुल 5 रीडिंग आ जाएगी। जैसे यहाँ 3 आई है वहां 5 आ जाएगी, और उसका फिर आप क्या कर लीजिए, मीन कर लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फॉर p इक्वल टू 6, वहां क्या लिखेंगे आप, p इक्वल टू 10, 20th माइनस 10 कितना आया 10, 18th माइनस 8 10, 16th माइनस 6 10, 14th माइनस 4 10, 12 माइनस 2 10, तो p की वैल्यू क्या हो गई 10। तो जब भी आप फार्मूले में इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप p, जहाँ पे ये लैम्डा के लिए फार्मूले में देखिए p की वैल्यू आ रही है, वो तो आप 10 लिखेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो गिवन है, जो आप जैसे हमने यहाँ पे 100 सेंटीमीटर इस्तेमाल किया, r लिखेंगे। और ये डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर क्या होगा, ये होगा, ये जो 5 रीडिंग होगी, यहाँ तो 3 लिखी होगी ना, वहां पे आप जब करेंगे तो 5 रीडिंग्स का मीन जो इस टेबल में भरा जाएगा उसको आप यहाँ लिखेंगे, इस फार्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे। ये जो दूसरा टेबल है, ये स्फेरोमीटर से आर निकालने के लिए, इसको फिलहाल आप स्किप कर सकते हैं जब तक आप वर्चुअल लैब की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप स्फेरोमीटर इस्तेमाल कर चुके हैं तो आपके लिए बड़ी बात नहीं है, आपने बेंडिंग का बीम एक्सपेरिमेंट में फर्स्ट टाइम इस्तेमाल किया, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को निकाला जा सकता है। ओके, इस एक्सपेरिमेंट को ग्राफ की मदद से भी किया जा सकता है। आप में से अगर आप इच्छुक हो तो ग्राफ ड्रा करके भी इस एक्सपेरिमेंट को करके देखिए, है ना। ये डी स्क्वायर क्या है, देखिए टेबल में कहा हुआ है, ये डी स्क्वायर वर्सेस नंबर ऑफ रिंग, इनके बीच में ये ग्राफ प्लॉट है, ठीक है। और इसका स्लोप निकाल लीजिए, स्लोप निकालकर आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो लैम्डा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन अपॉन 4r, तो वो लैम्डा दे देगा। बल्कि ग्राफ से ये करना ज्यादा आसान है। सो मैं आपको मतलब प्रोत्साहित करूंगा कि आप दोनों तरीका इस्तेमाल करिए, आप ग्राफ से भी एक्सपेरिमेंट को करने की कोशिश करिए और आप कैलकुलेशन की मदद से भी करने की कोशिश करिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। आई होप कि आपको एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। वर्चुअल लैब और मैनुअल और थ्योरेटिकल प्रेजेंटेशन सबकी मदद से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से हम वर्चुअल लैब पे वापस आते हैं और यहाँ पर प्रोसीजर में आपको ये जो अभी मैंने समझाया डी स्क्वायर एम प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एम, ये कैसे निकालते हैं मैंने आपको अभी ये बता दिया टेबल में। ज़्यादा बेटर होगा कि आप मैनुअल का टेबल इस्तेमाल करिए, यहाँ टेबल बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, और फिर आप लैम्डा निकालिए, लैम्डा निकालने के बाद रिजल्ट्स को आपको निकालिए, ठीक है। अब आपके लिए मैं जो असाइनमेंट डिज़ाइन करूँगा आज से कल तक पोस्ट कर दूंगा, उसमें हो सकता है कि मीडियम, लाइट सोर्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस, ये तीनों की अलग अलग वैल्यूज मैं आपके बीच में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, ठीक है। तो इसके सबसे जरूरी है कि आज की अटेंडेंस जरूर आप फीड कर दीजिए। अटेंडेंस अगर आप मिस कर जाएंगे तो फिर मेरे लिए आप फिर बाद में कंप्लेन करेंगे सर मुझे नहीं मिला, ठीक है। तो अटेंडेंस जिनकी होगी मैं सिर्फ उन्हीं को ये असाइनमेंट दूंगा। ओके, सो फाइन। अब यहाँ पर मैं आज का डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट को मैं एंड करता हूँ। यदि आपका कोई सवाल हो तो आप चैट बॉक्स में लिख के भी पूछ सकते हैं, और चाहे तो आप माइक भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने माइक के लिए आपको अलाउ कर दिया।